हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस तक प्रीवियस लेक्चर्स में डाल चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को जाके जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है, उससे आगे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 657। आपको एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का। यहां जो 2 नंबर्स हैं वो है आपके, एक है आपके पास 306 और दूसरा नंबर है 657। ये आपके पास 2 नंबर्स हैं। एचसीएफ जो दे रखा है आपको, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी दैट इज 306 657। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 9 आपको देखो यहां पर गिवन है और आपको यहां पर फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है 306 एंड 657 का। ठीक है, ये क्या होगा? तो आपके पास एक रिजल्ट मैंने आपको नोट कराया था। रिजल्ट क्या था? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं वो नंबर्स हम यहां पर राइट कर देते हैं। ये हमारे पास एक रिजल्ट था जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स में समझाया था। ठीक है, तो यहां वैल्यू आपको किस किस की दे रखी है वो वैल्यूज आप यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर जो फाइंड आउट करना है वो हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से हैं? ये हमारे पास 2 नंबर्स है ना, 306 एंड 657। ये आपके पास 2 नंबर्स हैं, तो 306 एंड 657। तो यहां से आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए बेटा एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम यहां रखा, 9 का इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब मैं 9 को अदर साइड में ट्रांसफर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 657 अपॉन 9। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 9 7 जा 63, कितना बचेगा? 2, 9 3 जा 27, ये 73 टाइम्स कट गया 9 से, राइट? तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 73। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 306 इंटू 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, है ना? 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, तो 8 3 9 4 13 कैरी 1 2 2। तो आपके पास जो एलसीएम आया इन 2 नंबर्स का कितना आया? 2 2 3 3 8। एक बार मल्टीप्लाई और चेक कर लेते हैं, है ना? एक बार इसकी कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो 9 से आपने इसको डिवाइड किया था, 9 7 जा 63, कितना बचा? 2 2 आप 7 के आगे लगाएंगे, 9 3 जा 27, तो आपके पास आ गया था 306 इंटू 73। तो 306 इंटू 73 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2। सही है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके जैसा एक एग्जाम्पल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाके जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, आपको ये चेक करना है कि 6 टू द पावर n का एंड डिजिट क्या कभी 0 होगा अगर हम n जो लेके चल रहे हैं वो नेचुरल नंबर को लेके चले तो। मतलब क्वेश्चन में समझा देता हूं पहले। 6 टू द पावर n और n नेचुरल नंबर है, ये इसने लिखा हुआ है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n की वैल्यू जो हो सकती है वो 1 लगा दो आप, 2 लगा दो आप, 3 4 5, कोई सा भी नेचुरल नंबर लगाओ, तो क्या कभी जो n डिजिट आएगा 6 टू द पावर n का वो 0 आ सकता है। अब ये बात क्या कर रहा है वो देखो, जैसे n की वैल्यू आपने 1 लगाया तो ये 6 की इक्वल आ गया।
अब आप n के प्लेस पर 2 लगा दीजिए तो ये 36 हो जाएगा, n के प्लेस पर 3 लगा दो, है ना, 6 की पावर 2 का मतलब यही तो हुआ 6 × 6, 6 की पावर 3 करोगे तो 216 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 36 × 6, 6 6 36, 3 बचेगा, 6 3 18, 216 आ गया, 6 की पावर 4 निकालो तो वो भी हमारे पास इस टाइप से आता जाएगा। तो आपको ये बताना है कि क्या कभी जो एंड में डिजिट आ रहा है हमारा ये, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी कि 6n हम उस वैल्यू को लगाए n के प्लेस पर और एंड डिजिट हमारा 0 आ जाए, क्या ऐसी कोई n की वैल्यू है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट जो एंड वाला डिजिट है वो 0 आ रहा है तो उस नंबर के फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर का होना कंपलसरी है। जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर के फैक्टराइजेशन करो तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नंबर का होना, दोनों प्राइम फैक्टर का होना कंपलसरी है। अगर 2 और 5 दोनों फैक्टर नहीं आ रहे हैं या केवल 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 में से कुछ नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा उस नंबर का लास्ट वाला डिजिट कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। तो बेटा नोट पॉइंट में मैंने आपको ये लिखाया था, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर बी 0 देन it must contains 2 and 5 बोथ, है ना, दोनों ही आने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अकेला 2 आ रहा है तब भी एंड वाला डिजिट 0 नहीं होगा या अकेला 5 आ रहा है उसके फैक्टराइजेशन में तब भी एंड वाला डिजिट 0 नहीं होगा। 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर का आना कंपलसरी है अगर किसी नंबर का एंड वाला डिजिट 0 है तो। कंटेन्स देन इट मस्ट कंटेन 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर। तो 2 और 5 का आना कंपलसरी है। इनके सिवाय और भी फैक्टर आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 2 और 5 दोनों जरूर आने चाहिए। इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर 2 मान लिया 3 टाइम्स आ गया, 5 मान लिया 1 टाइम आया, तब भी एंड वाला डिजिट 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का आना कंपलसरी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 6 की पावर n आपको दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो, 6 को 2 × 3, आप 6 की पावर n लिखोगे तो 2 × 3 की पावर n, तो 6 की पावर n को क्या लिख लोगे, 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब इसके प्राइम फैक्टर को देखिए, तो मैं प्राइम फैक्टर की अगर बात करूं तो यहां पर प्राइम फैक्टर 2 है और 5 है ना, 2 और 3 है, प्राइम फैक्टर यहाँ 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। जबकि एंड वाले डिजिट को अगर 0 लेके आना है तो प्राइम फैक्टर हमारा 2 और 5 का आना कंपलसरी है, बट यहाँ 2 तो आ गया प्राइम फैक्टर में, है ना, लेकिन इस नंबर के फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया है। तो जब 5 नहीं आया तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आप कोई भी n ले लो, यहां पर कोई भी आप n के प्लेस पर वैल्यू लगा दो, कोई सा भी नेचुरल नंबर लगा दो, इसका एंड वाला डिजिट 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें जो 5 है वो एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है। तो आपको यही रीजन लिखना है, सिंस 6 to the power n contains prime factor 2 and 3, not contain but not contain 5 as a factor, as a prime factor. Therefore 6 to the power n never be end with 0 for any natural number, natural number n। मतलब कोई सा भी n लगा लो यहां पर, लेकिन एंड वाला डिजिट 0 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर 5 हमारा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर हमारे होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके की मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब मोर देन 2 का मतलब है कि खुद को छोड़ दें और वन को छोड़ दें, मतलब वो नंबर जो भी है उस नंबर को छोड़ दो आप और वन को छोड़ दो, इन दो फैक्टर को छोड़ दो। बाकी अगर फैक्टर मिल रहे हैं किसी नंबर के तो आप समझ जाओ कि वो नंबर हमारा कंपोजिट है। लाइक मैं यहां पर लिख के बताता हूं, जैसे आप एक तो नंबर लिख रहे हो 13 और एक लिख रहे हो 12। अब मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो 12 का फैक्टर एक तो 12 भी है और 12 का फैक्टर 1 भी है, ठीक है। अब इसके सिवाय भी इसके फैक्टर है, वो फैक्टर आपने ले लिया, देखो ये 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। तो अगर मैं 12 और 1 को छोड़ दूं तो इन दोनों को छोड़कर भी इस नंबर के फैक्टर हमें मिल रहे हैं ना। तो जब ऐसा नंबर हमें मिल जाता है जिसके कि खुद नंबर को छोड़ दें और 1 को छोड़ दें, उन दोनों को छोड़ने के बाद हमें फैक्टर उस नंबर के मिल रहे हैं, तो वो नंबर हमारा कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं 13 की, तो यहां पर ये केवल 2 नंबर से डिविजिबल होगा, एक तो खुद अपने से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से डिविजिबल होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइम, और ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं हमारे, कंपोजिट। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा कि किस टाइप से हम प्राइम और कंपोजिट नंबर में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर जो हैं वो हमारे कंपोजिट क्यों हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट तो इसको लेके चलता हूं, देखो 7 into 11 into 13 plus 13। अब बेटा यहां पर देखो, आप यहां से 13 को कॉमन ले सकते हो, 13 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 7 into 11। यहां देखो दोनों में 13 आ रहा था ना, तो दोनों से 13 को कॉमन लिया है तो आपके पास 7 बच गया, 11 बच गया और क्या बच गया, 1 बच गया। और यहां पर भी आपका 1 बचेगा ना, यहां पर भी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 13 आपने कॉमन ले लिया तो उसके प्लेस पर कितना बचेगा आपका, 1 बच जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू ये 77 प्लस 1 तो कितना आ गया, 78। तो आप एक चीज देखो यहां पर कि अगर मैं इस नंबर को देखूंगा, अगर मैं डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आएगा, 77 इंटू 13, 13 7 जा 91, 9 बचेगा, 13 7 जा 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100, राइट। और इसमें 13 प्लस करना है तो ये हो गया 4101, यानी नंबर आपके पास जो है वो 1014 है, 1014। अब इसके फैक्टर को देख लेते हैं। तो 1014 में आप देख रहे होंगे कि हमारे जो फैक्टर हैं, जो मुझे 2 फैक्टर मिल रहे हैं वो 1 को छोड़ रखा है हमने, 1 नहीं है इसमें और 1014 भी नहीं है। इन 1 को छोड़ दिया और नंबर को भी छोड़ दिया, उन दोनों को छोड़कर मुझे ये फैक्टर मिल रहे हैं, है ना। अब आप यहां पर देखो कि जब मुझे 1 को छोड़कर उस नंबर को छोड़कर फैक्टर मिल रहे हैं तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जो कि मैंने यहां आपको एग्जांपल में बताया था कि खुद नंबर को छोड़ दिया जाए और 1 को छोड़ दिया जाए, फिर भी अगर आपको फैक्टर मिल रहे हैं, है ना, तो आप समझ जाओ वो नंबर कंपोजिट है। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। देयरफॉर तो यहां पर देखिए बच्चों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, सिंस नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 consist more than 2 factors, hence number is कैसा हो जाएगा बेटा, कंपोजिट। कि जब इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं तो आप समझ जाओ कि ये नंबर हमारा कंपोजिट है। ये आई होप समझ में आ गया होगा किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है उसको देखो बेटा, ये दे रखा है 7 into 6 into 5
इंटू 4 3 2 1 प्लस 5। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर हमारा कंपोजिट है, ये आपको यहाँ पर शो करना है। तो कंपोजिट शो करने के लिए बस आपको ये दिखाना है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, मतलब ये कह दो कि खुद नंबर को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, इन 2 फैक्टर को आप अलग कर दो, उन 2 को छोड़कर और इसके फैक्टर हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर शो कर दो। तो बेटा यहाँ से देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो दोनों से आप 5 कॉमन ले लो। अब आपके पास बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए तो 5 ये आ जाएगा 7 6 जा 42 42, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, 7 6 जा 42, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 2 जा 24 24। अब इसका पूरे का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये 8 6 4 10 कैरी 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 और 1 9 9 और 1 10, है ना। यहाँ से जो कैरी का था वो भी हमने यहाँ पर लगा लिया। अब प्लस करना है 1, तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा 1009, 1 प्लस करेंगे तो ये 1009 आ जाएगा। तो अब आप देखो नंबर क्या है वो तो हमें अभी नहीं निकाला हमने, नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 को प्लस कर देंगे तब नंबर आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि नंबर, इसमें जो नंबर है उसको छोड़ दिया है और 1 को भी छोड़ दिया है, और फिर भी इसके 2 फैक्टर्स हमको विजिबल हो रहे हैं। 1 को छोड़ दिया है और खुद नंबर को भी छोड़ दिया है, फिर भी इसके 2 फैक्टर्स हमें विजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 2 फैक्टर से ज्यादा इसके फैक्टर हैं इस नंबर के, तो जब 2 फैक्टर से ज्यादा इसके फैक्टर हैं तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, सिंस number consist more than 2 factors, more than 2 factors, since number consists more than 2 factors, therefore number is composite। तो ये जो गिवन नंबर है वो हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, मतलब ये नंबर हमारा कंपोजिट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब उस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब सोनिया भी उसी सर्कुलर पाथ का राउंड लगा रही है और रवि भी उसी सर्कुलर पाथ का राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो सोनिया ले रही है कितने मिनट्स, 18 मिनट्स उसको कंप्लीट करने में एक राउंड को, और रवि ले रहा है 12 मिनट्स उस राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है। आपको निकालना है कि अगर जैसे ये सर्कुलर हमारा राउंड है, सोनिया और रवि दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करें, सोनिया भी यहां से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है ना, और सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड का राउंड लगाने के लिए, ठीक है। सेम टाइम पर दोनों लोग फील्ड का राउंड लगाना बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे, कितने मिनट बाद ये दोनों इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों जो हमारा टाइम है ना, इन दोनों टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है। तो जो एलसीएम आएगा वो ये शो करेगा कि उतने मिनट बाद ये दोनों रवि और सोनिया एक दूसरे से इस पॉइंट पर आके मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, बस एलसीएम ले लेना है। तो यहां पर लिखोगे टाइम at which they are meet again at the same point, at which they are meet again at the same point, at the same point क्या होगा, LCM of 18 and 12। तो 18 और 12 का जो एलसीएम होगा
वो हमारा ये शो करेगा इतने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे। बेटा ये बस इतना छोटा सा इसका सॉल्यूशन था, बस आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के लिए आप 18 के फैक्टराइजेशन कर लो। 18 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 12 के फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 को आपने राइट कर लिया, देखो 2 इंटू 3 की पावर 2 है ना, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 को आपने राइट कर लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार 2 लिख लो और एक बार 3 लिख लो, मतलब प्राइम फैक्टर्स को लिख लो। देखो यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिख लिया, और दूसरे में भी प्राइम फैक्टर हमारे 2 और 3 ही है। अब आपको क्या करना होता है एलसीएम के लिए, हाईएस्ट पावर को लेना होता है, प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर इन दोनों में, इन दोनों नंबर है ना, इन दोनों नंबर में जो हमारा प्राइम फैक्टर है 2, तो दोनों नंबर में चेक करो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 है ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारी डेफिनेशंस हैं वो सभी कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बेटा डेली देखिएगा, और वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस मतलब एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।